नमस्ते। आज हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। भाई आज रामनवमी है और सब लोग मैंने देखा सुबह अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सब लोग रामनवमी की अच्छा वो ऐसा हो गया कि अगर रामनवमी की आप शुभकामनाएं न दें तो मोदी जी कहीं से देख रहे हैं कि द बिग बॉस इज वॉचिंग। तो भाई हम लोग भी, हम सब तो हिंदू हैं, रामनवमी का सुबह प्रसाद खा के आए हैं, कन्या खिला के आए हैं। तो भाई मेरे सारे दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशोक भाई, ये जो मोदी जी को अब राम 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 ही याद आ रहे हैं, तो राम तो हमारे यहाँ कभी कभी कहते हैं हे राम वाले राम इनको याद आ रहे हैं, कौन से राम याद आ रहे हैं। आज एक कहा गया कि अयोध्या में पहली बार रामचंद्र जी का सूर्याभिषेक हुआ और विज्ञान का प्रयोग करके। तो विज्ञान का प्रयोग हुआ कि एक वो शीशा लेके उसमें चमकाया गया, जो हम लोग बचपन में तंग करने के लिए दूसरे की छत पे कोई बैठा रहता था तो यहाँ से चमकाते थे, वो आज रामचंद्र जी का सूर्याभिषेक कराया और मोदी जी की उम्मीद है कि इससे उनके वोट बढ़ेंगे। आज आखिरी चरण का चुनाव, अरे पहले चरण के चुनाव का आज समापन है उसके कन्वेंशन का। 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आपको अभी तक कुछ हवा नजर आ रही है कि किस तरह की हवा चले जनरल अशोक भाई? फिर उसके बाद मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इंटरव्यू की भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि राम ये पूजने की जगह चीज नहीं, राम मंदिर में जाके आरती करने वाली जगह चीज नहीं है। राम जीवन जीने की एक पद्धति है। राम का जो पूर्ण जीवनी है उसको देख के यदि हम थोड़ा फॉलो कर पाए, उनके नाखून इतना भी, तो हम इंसान बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रवृत्ति रावण की और पूजा राम की, यह कलयुग है। सही में ऐसा होते हुए दिखाई देता है। वहां एक वचनी राम है, यहाँ बहुवचनी नेता है। हर रोज अपनी ही बात का खंडन करते हैं। वहां सदाचारी राम है, यहाँ व्याभिचारी नेता है। वहां जन की बात सुनने वाला राजा रामचंद्र है, यहाँ मन की बात सुनाने वाले हमारे राजा है। ऐसी कई विसंगतियां हैं। लेकिन जब राम एटीएम बन चुके हैं लोगों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, तो सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कौन करता है? वो ढूंढने से नहीं मिलता। तो ये हमेशा कहा कि भाई हम भी राम में विश्वास रखते हैं, राम आराध्य है, लेकिन मंदिर में जाके पूजा करना जरूरी है। कई बातें हैं, यदि राम को लेके चले तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। तो आज जो प्रयोग हुआ है वहां पे सूर्य तिलक, ये 5वीं 6वीं में साइंस में ये मॉडल ये होता था, ये होमवर्क होता था छुट्टियों का, कि आप इधर से करके ऐसा पूरा एल शेप में करके इधर के सूर्य किरण मिरर ऐसे एडजस्ट करके इधर का मिरर इधर रिफ्लेक्ट करेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो होते थे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एक एक एक, एक स्टडी था, वो होमवर्क था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी मंदिर है सर कुछ, कि एक विशिष्ट तिथि को मूर्ति के चरणों में सूरज की किरणें पड़ती है। वो कैसी आती है, क्या आती है? डायरेक्ट किरण पड़ती है। तो आप इमेजिन कीजिए, पृथ्वी का घूमना और लगातार उसका अध्ययन करना, सूरज की किरणों का अध्ययन करना, और उस हिसाब से मंदिर की जगह तय कर मंदिर बनाना, कि दरवाजे से सीधा सूरज की किरण चरणों पे एक विशिष्ट तिथि को। ऐसे भी साइंस हमारे इसमें था। लेकिन हमने कहा ना, हम हमारे पुरानी बातें की, पुरानी वेद उपनिषद की बातें करते हैं, लेकिन हम वेदों को पढ़ते नहीं, उपनिषद भी नहीं जाते, हम मनुस्मृति में आके अटक जाते हैं। जी सबसे बड़ा ये है। तो आज का ये जो मंचन था, मुझे लगता है कि ये जो साइंस के स्टूडेंट है वो हंस रहे होंगे इसको, कि सूर्य का तिलक करवाया, सूर्य का तिलक करवाया।
ऐसे सूर्य के तिलक 2 लोग करके कहीं भी करवा सकते हैं। और अक्सर फिल्मों की शूटिंग में तो जहाँ आउटडोर में लाइट नहीं होती, वहाँ अक्सर रिफ्लेक्टर्स यूज़ कर के सूरज की रोशनी से शूटिंग होती है। ये भी हमने फ़िल्म मेकिंग में देखा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन इस सरकार को इवेंट चाहिए। मोदी जी एक इवेंट मैनेजर है, वो इवेंट के बगैर रह नहीं सकते। तो रामनवमी की पूजा, रामनवमी का जुलूस से तो रेगुलर इवेंट हो गए। तो एक सुबह उन्होंने सूर्य तिलक का एक इवेंट करवा दिया। और ये रामनवमी क्यों नहीं, रोज सूर्य तिलक हो सकता है, ऐसा तो रोज हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन एक शगुफा था आज पूरा देश, और वो चॉपर में बैठ के भी सूर्य तिलक का देख के उन्होंने कहा कि मेरा दिल भर आया है, भाव विभोर हो गया है। मुझे रामचंद्र, भगवान रामचंद्र यदि आज होते तो उनका दिल तब भर आता जब 700 किसान मर जाते। उनका दिल भर आता, पुलवामा में लोग मारे गए। उनका दिल भर आता जो मणिपुर में हो रहा है उसको देख के। लेकिन ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स है, तो इसको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता। जी ये अशोक, रेगुलर रूटीन वाला अशोक मामला है। भाई, जी अशोक भाई, मैं एक और चीज, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और सबको, मतलब जैसे लोगों को लगता है ना कि आप लगातार एक मदारी की तरह कर्तव्य दिखा रहे हो, अब वो कर्तव्य भी बेकार हो गए हैं। एक 80 मिनट का एक इंटरव्यू उन्होंने इस पिता प्रकाश जी को एएनआई पे दिया, और मैं, मतलब अगर आपको थोड़ा दिखाना चाहिए था कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इतना स्क्रिप्टेड था कि भाई मैं आपसे अशोक जी बात करता हूं, आप मुझसे, तो कभी कभी एक आध वर्ड तो आपको ढूंढने पड़ते हैं ना, या वो धारा प्रवाह, मतलब बिना कॉमा फुल स्टॉप के बिल्कुल मोदी जी जैसे खत्म हो खट 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 उसके आंसर दे रहे थे। तो इतनी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू की क्या जरूरत थी, और ये इंटरव्यू था भी कि नहीं था, कि ये प्रचार था? पहले तो मैं आपसे ये पूछ लूं। ये एक प्रचार का अभियान था। पॉइंट नंबर 1, विरोधियों द्वारा लगा रहे तमाम आरोपों का खंडन करने का एक तरीका था। आप कोई भी साक्षात्कार, हमारी जिंदगी गई पत्रकारिता में, साक्षात्कार प्रश्न के बाद उप प्रश्न होता ही है, सप्लीमेंट होता ही है। कई बार तो मैं कहता हूं कि एक ही प्रश्न से शुरुआत होती है और 2 घंटे तक इंटरव्यू चलता है, उसी उत्तर से प्रश्न निर्माण होते हैं, उसी पे प्रश्न निर्माण होते हैं, और फिर आप लेके जाते हैं। यहाँ देखा आपने कि मोहतरमा एक कागज लेके बैठी हुई थी सवालों के जवाब के, और सवाल भी ऐसे थे कि आप जब उस नेता से मिले तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, आप गले मिले थे। फिर कंसेंसस से कैसा G20 हो गया, और फिर उन्होंने भारी भक्कम तरीके से अपना प्रचार प्रसार करते हुए बताया कि मैंने कैसा किया। यदि उस इंटरव्यू की बात करें तो हमें भी 80 मिनट का टाइम, 80 से ज्यादा मिनट का टाइम लगेगा। उसके हर बात में प्रधानमंत्री जी कितना झूठ और फरेब परोस के गए हैं देश को, ये बताने में। चंद बात यदि कहें तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात जब उन्होंने कही, और इस मामले में तो मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं कि उस पूरी ताकत के आज भी, इतना कुछ होने के बाद भी वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं, और विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लड़ता। विपक्ष के पास भ्रष्टाचारी बचे कहां? सारे विपक्ष के भ्रष्टाचारी तो आप ले गए। जो बीजेपी में नया प्रकोष्ठ खोला है, भ्रष्टाचारी प्रकोष्ठ, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा से लेके अजित पवार से लेके नारायण राणे से लेके अनगिनत लोगों का वहां पे भरना है। तो भ्रष्टाचारियों से प्रेम है, भ्रष्टाचार से नफरत है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार विपक्ष ने किया। और जिन लोगों को ये जेल डाल चुके हैं भ्रष्टाचार के नाम से, वो लोग छूट कैसे रहे हैं जेल से? ईडी इनकम टैक्स फेल कैसी हो रही है? क्योंकि हवा में केस बनाओगे तो ऐसा ही होगा। और जिनके पे केसेस थे वो आपके पास आ गए। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला में आपने बहुत हंगामा किया,
और अब प्रफुल्ल पटेल के एक ही एफआईआर पे आपने एफआईआर विड्रॉ कर ली। और फिर वो एक पूना वाला नाम के सज्जन है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तथाकथित आके बोलते हैं, उन्होंने कहा कि एक ही एफआईआर रद्द हुई है, बाकी 3 एफआईआर है उसमें वो लगातार बरकरार है। लेकिन आनंद जी, जो पहली एफआईआर रद्द हुई वही उस केस की जान थी, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं रखता। फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने तो कानून नहीं बनाए, ईडी सीबीआई के, जो विपक्ष मुझ पे आरोप लगाता है। कभी विपक्ष ने आरोप नहीं लगाया कि आपने ईडी सीबीआई के कानून बनाए। आप पे आरोप लगा, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग किस हद तक कर रहे हैं? सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए नहीं, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए नहीं, अरे इन एजेंसी का उपयोग तो चंदा उगाई में भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब यूपीए सरकार थी उन्होंने इस कानून का उपयोग कर लेना चाहिए था। कानून का उपयोग तो किया, कानून का यूज तो किया, मिसयूज नहीं किया, जो आपने अब रास्ता बता दिया। आने वाली सरकार यही करेगी। फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इतना मासूमियत से जवाब दिया कि उन्हें वाकई नेता कम और अभिनेता ज्यादा उनमें झलक रहा था। वो कह रहे थे कि भाई देखो 3000 कंपनियों ने चंदा दिया, अब उनमें से 23 कंपनियां वो है जिसपे एजेंसी ने कार्रवाई की। उसमें से 16 कंपनियां ऐसी है कि जिन्होंने कार्रवाई के बाद बॉन्ड लिए। 3000 में अनुपात तो बहुत छोटा है। ये बोल के उन्होंने प्रश्न के उत्तर को पूर्ण कर दिया। ये नहीं बताया कि उन 23 कंपनियों में से कितनी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि 16 कंपनियां या 13 कंपनियां जो मोदी जी कह रहे थे, क्योंकि वो आंकड़ा भी चेक करना पड़ेगा, मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, कि 13 कंपनियों ने कार्रवाई के बाद बॉन्ड खरीदे, तो उस 13 कंपनियों पे बाद में कार्रवाई हुई क्या? वो बॉन्ड आपकी पार्टी को मिले या आपने बताने में क्यों परहेज करा? और वो उसके बाद भी कितने ताकत से झूठ बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो योजना हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए की, ताकि सबको पता पड़े कि किसने दिए किसने लिए। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा था तब तत्कालीन वित्त मंत्री ये लगातार बोल रहे थे, अरुण जेटली जी, कि हमें इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी? क्योंकि उद्योगपतियों को चंदा देने में सहूलियत होती है। अशोक भाई मैं एक दर्शकों को एक अच्छी बात बता दूं। हाँ, मैं इस मोदी जी सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं, मोदी जी का कहना यह है कि जो चंदा दे रहे हैं उनके ऊपर विपक्षी टूट पड़ेंगे, इसलिए मैं उनका प्रोटेक्शन वो करना चाहते थे। मुझसे आगे बोले, अरे भाई टूट तो तुम्हारी कंपनी पर, तुम्हारी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स टूट पड़ेगा, नहीं सरकार है क्या? अरे उन्होंने तो ये कहा आनंद जी कि मैं चाहता हूं कि मैंने खुद ये बॉन्ड लाके जनता के सामने सब ओपन किया, जबकि मोदी सरकार के वकील लगातार बोल रहे थे कि जनता को तो अधिकार ही नहीं सुनने का। जनता को ये अधिकार नहीं, कौन से राजनीतिक दल को किसने चंदा दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं है। 2018 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में सरकार केस लड़ती रही, और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद यह मामला सामने आया। ये काले धन नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ भी नहीं है, 10 करोड़ है, जो कंपनी का प्रॉफिट है ही नहीं, शून्य है मुनाफा,
वो कंपनी 100-100 करोड़ के बॉन्ड कहां से लाती है? क्योंकि इसके पहले हमारे देश में ये योजना थी कि वही कंपनी चंदा दे सकती है राजनीतिक दलों को जो लगातार 3 साल प्रॉफिट में होती हो और अपने नेट प्रॉफिट का 7.5% ही वो दे पाती। ये कानून रद्द क्यों किया मोदी जी? शेल कंपनियों को जन्म किसने दिया? मोदी जी। और फिर झूठ बोल गए कि 37% चंदा हमको मिला और जी जी 63% विपक्ष को मिला। आपको 47.5% मिला। 10% तो उसमें खा गए आप। विपक्ष को जो पैसा मिला वो एजेंसियों से बचने के लिए नहीं मिला। विपक्ष को जो पैसा मिला वो जहां जहां जिनकी सरकारें हैं, ममता की बंगाल में, नवीन पटनायक की उड़ीसा में, केसीआर की तेलंगाना में, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, पंजाब में, जिन जिन पार्टियों की सरकार थी, स्टैलिन की तमिलनाडु में, वहां के ठेकेदारों ने काम के एवज में चंदा दिया होगा। लेकिन एजेंसियों के इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इससे प्रताड़ित कंपनियों ने चंदा बीजेपी को कैसा दिया? बड़े बड़े प्रोजेक्ट केंद्र के जिन कंपनियों ने लिए, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को कैसा दिया? जो कंपनियां स्वयं वित्त मंत्रालय ने लिस्ट निकाल के कही कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ऑपरेटिंग की कंपनियां हैं, इससे निवेशक दूर रहे, उन कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया। कुछ फार्मा कंपनी जिनके सैंपल फेल हो गए, दवाइयां फेल हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग फेल हो गए, पता नहीं कितने लोगों की जाने गई होगी उसकी वजह से, उन कंपनियों भी अपने सैंपल फेल होने के बाद बॉन्ड खरीद के बीजेपी को ही दिए। तो ये क्या था? जी जी कितना झूठ बोलेंगे? अशोक भाई, मैं एक साथ दो प्रश्न और कर लूं क्योंकि आप दोनों के उत्तर एक साथ ही हैं। मुझे कहीं एक चीज, दो चीजें पे वो है, मोदी जी जो बार बार अब ये कहते हैं कि मैं 2024 में इलेक्शन के बाद का 100 दिन का प्लान बनाने की मीटिंग कर लेता हूं और अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि बनाओ। आपको लगता नहीं कि असंवैधानिक है? भाई ये तो अगली सरकार बनाएगी और अगली सरकार के चुने हुए एमपी जो हैं वो अपना नेता चुनेंगे, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो मोदी जी का ये कहना कि मैंने 2019 में भी ऐसा कर दिया था, मैं फिर ऐसा मैंने तैयारी कर ली है, एक तो इस पे आपकी एक टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी एक और कि एएनआई अपने को एक इंडिपेंडेंट मीडिया वो कहती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर मोदी जी का किया है और अगर ये इंटरव्यू है तो राहुल गांधी का क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इसमें इंटरफियर करना चाहिए कि आप एक आदमी का प्रचार क्यों? मैं दोनों पे 100 दिन का वो और सबसे पहले तो मैं एएनआई को इंडिपेंडेंट नहीं मानता। जिस हिसाब से एएनआई का उपयोग हो रहा है 2014 से, सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सबसे ब्लू आइड एजेंसी है वो, प्राइम मिनिस्टर की पसंदीदा एजेंसी है वो। कोई और पत्रकार जाए ना जाए, एएनआई जरूर साथ में रहती है। एएनआई के नेटवर्क का प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग ले रहे हैं। ये एजेंसी को सोच लेना चाहिए कि वो उपयोग कैसे होने दे रही है। क्या उनके पास कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं था जिसने एक भी सप्लीमेंट नहीं पूछा? मोदी जी, आप पे आरोप है कि विपक्ष के कि ये चुनावी बॉन्ड में घपला हुआ है। फिर मोदी जी ने उसका जवाब दिया। हम कहते ना, मोदी जी को इंटरव्यू देना हो तो आनंद जी, आप में या मेरे में, दो में से एक को, किसी को भी बुला ले, सिर्फ 10 मिनट और एक विषय मोदी जी चूज कर ले, लेकिन जवाब पे सप्लीमेंट होगा। तय कर लेंगे।
अशोक भाई, आपकी इस बात से एक बात और निकलती है, अगर आपको, हम जब लोग इनफॉर्मली कहीं भी बैठते हैं, दिल्ली में बैठे या कहीं आपस में हम लोग जब बात करते हैं, तो हम सब लोगों को बार बार नहीं लगता है कि भाई आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और केंद्रित की ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ये एक मोदी जी और राहुल गांधी की ओपन डिबेट हम लोग क्यों नहीं वो करेंगे? भाई आप करिए, आप लोग ओपन डिबेट, आइए आमने सामने एक दूसरे से करिए, वो आपसे जवाब पूछे, आप उनसे पूछिए, दीजिए जवाब। मोदी जी राहुल जी को इस लायक नहीं मानते क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री का पता नहीं, मोदी जी की डिग्री सबको पता है। और जिस आदमी ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, एंटायर पॉलिटिकल साइंस एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, उसका मुकाबला कोई एंटायर वाला ही करेंगे ना। तो मैं भी एंटायर पॉलिटिक्स में लेना चाहता था, फिर नहीं, मुझे कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, क्या करूं? ये इंटरव्यू या तो बिना सप्लीमेंट के देते हैं या फिर अक्षय कुमार को बुला के देते हैं। ये मीडिया को फेस नहीं कर सकते क्योंकि इस देश में इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं। जब उन समस्याओं को शब्द मिलेंगे तो सत्ता असहाय होती है, और असहाय होना ये मोदी जी के नेचर में नहीं। रही बात आपकी कि अगले 100 दिन का प्लान, मोदी जी मान कहाँ रहे कि वो चुनाव जा रहे करके। चुनाव मोदी जी के लिए फॉर्मेलिटी है। जैसे बीजेपी का अध्यक्ष अब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बीजेपी के अध्यक्ष का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ऐसा ही अब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी तय करेंगे। जब तक वो है वो रहेंगे। जैसा एक संघ चालक जाने के पहले दूसरे संघ के चालक का नॉमिनेट करके जाता है, क्योंकि मोदी जी को ये पता है कि चुनाव पूरी प्रणाली उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है। मतदाता नहीं भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक बहुत बड़ी गैंग है आईटी सेल में काम करने वाली, जो मोदी जी के जीत को अभी से अश्योर कर रही है। और कल खुदा ना खास्ता मोदी जी की सीटें कम आई तो इस पे भी मोदी जी मन की बात करेंगे कि देखिए मुझ पे आरोप लग रहे थे कि ईवीएम मैंने हैक की, मुझे आरोप लग रहे थे, देखिए मेरी सीटें कम आई ना, सही चुनाव हुआ ना। लेकिन इस बात पे नहीं बोलेंगे कि 400 पार वाले मोदी जी 230 पे कैसे अटक गए, इस पे बात नहीं करेंगे वो जी। और निष्पक्षता चुनाव कैसे हुआ है इसका क्रेडिट लेने का प्रयास करेंगे। जी। मैं अशोक भाई एक और चीज इसलिए आपसे समझना भी चाह रहा हूं, और मोदी जी एक काम, असल में कभी कभी ये लगता है ना कि नासमझी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो रहा है। वो लगातार अपने उस इंटरव्यू में वो टारगेट किया उन्होंने तमिलनाडु को, और तमिलनाडु में उन्होंने डीएमके को सनातनी, एंटी सनातनी और कांग्रेस के। देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं देश भर में घूमा हूं, मैं महाराष्ट्र भी खूब गया हूं, खूब पूजा, मैं मंदिर खूब गया हूं। जितना ऑर्थोडॉक्स ढंग से, कंजर्वेटिव ढंग से तमिलनाडु में पूजा पाठ होता है, उतना मुझे देश के किसी और प्रांत में नहीं होता है। आप उनको एंटी, और उनकी एक व्यवस्था है उस सनातनी, उनके यहाँ उस क्लास को उसका वो एक था, और एक उन लोगों ने आंदोलन किया, जो व्यवस्था है। आप उनको लगातार गाली देके, मुझे दो चीजें लगती हैं, क्या वो अपने नॉर्थ के वोट को सेट करना चाहते हैं उनको गाली देके, या वो चाहते क्या है? इससे देखिए हासिल क्या हो? उनका एक नरेशन है। वो डीएमके को सनातनी विरुद्ध बोलकर कांग्रेस को उसके साथ क्लब करना चाहते हैं। जी हाँ, ये उनकी है। अब मेरा दूसरा सवाल है सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी से, जब बुद्ध धर्म स्वीकार किया आदरणीय बाबा साहेब आंबेडकर जी ने, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, और ये 22 प्रतिज्ञाएं उनके साथ तमाम लाखों लोगों ने जो धर्म स्वीकार कर लिया उनको दिलवाई, ये शपथ दिलवाई। प्रतिज्ञा है 22। उसमें पहली प्रतिज्ञा है कि हम, यानी मैं
ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरी, गौरी गणपति जैसे हिंदू देवी देवताओं को ना मैं मानूंगा ना पूजा करूंगा। चौथी, मैं ईश्वर अवतार लेता है इस विचार को ही मूर्खता का विचार मानता हूं, मैं उस पर विश्वास नहीं रखता। उसके बाद की प्रतिज्ञा, गौतम बुद्ध ये विष्णु का अवतार थे, इससे ज्यादा भ्रमक प्रचार हो नहीं सकता और ये मूर्खतापूर्ण बात है। जी, जी। जिस आदमी ने ये प्रतिज्ञा ली हो और सबके सामने कहा हो, उस आदमी को आपने भारत रत्न दिया, क्या उसके लिए आप देश से माफी मांगेंगे? जी, आप जी। आंबेडकर को भारत रत्न दिया करके आंबेडकर नाम का एटीएम आपने लगा दिया। आंबेडकर आपको चाहिए तो पूर्णत्व के साथ लेना होगा। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर सिर्फ दलित वोटों के लिए नहीं साथ में लेना होगा, फिर उनके विचारों को सहमति भी देनी होगी। तो राम को और श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा ऐसी विधिवत पब्लिक घोषणा करने वाले बाबा साहेब आंबेडकर को आप वंदनीय हैं। उसके फोटो लगाते हैं, उसको हार चढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि बाबा जी कहाँ भी होंगे तो हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे, उनके आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। और डीएमके ने सनातन धर्म को गाली दी तो आपको बहुत तकलीफ होती है। ये आपका दोहरा मापदंड है। असल में आपको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, राम हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके टूल से चुनाव की, एक चुनाव के टूल किट से। जी, मैं अशोक भाई एक अंतिम सवाल करके खत्म करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2-4 दिनों में इसको लेके एक लोगों में बातचीत शुरू हो गई है। जो मोदी जी के की पार्टी के बहुत से लोग, ज्योति बिरधा हो, चाहे अरुण गोविल हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि संविधान बदले, हमें 400 सीटें इसलिए दीजिए कि हम संविधान बदलना है। मोदी जी कल जब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अंबेडकर जी भी अगर होते तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते थे, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। और इससे एक जो जो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कम से कम जो दलित वर्ग है, वंचित दलित, और ये जो ये बहुत बेचैन है, और उनका बीजेपी से इस समय बेबसी, गुस्सा वो भी एक परिलक्षित हो रहा है। जो उनके वोटर थे, उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति आ गया तो हमारा जो संविधान ने हमें सुरक्षा कवच, हमें जो राइट्स दिए हुए थे, खास करके इस वर्ग को, वो मोदी जी अब छीनने की तैयारी में है। आपको लगता है कि इस तरह का कुछ है मामला? यकीनन मैं तो मानता हूं कि ये देखिए, ये ना बहुत, ये बीजेपी की बहुत जनसंघ के समय से ये बीजेपी का ऑपरेटिव तरीका है। 4 लोगों से संविधान की खिलाफत करवाएंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। ज्यादा बुरा रिएक्शन हो गया तो व्यक्तिगत विचार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष संविधान बदलने की बात करते हैं, ये संविधान नाकारा होने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं उनका निजी वक्तव्य है, पीएमओ कहता है उनका निजी वक्तव्य है। तो जो इंसान संविधान में विश्वास नहीं रखता, संविधान को यूजलेस मानता है, वो आदमी आपका आर्थिक सलाहकार कैसा हो सकता है? बेसिक सवाल है। और यदि 370 पार आ गए तो संविधान बदलना तय है, मनुस्मृति लागू होगी, रोज अपनी अनिवार्यता होगी संघ की शाखा में जाके नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करने की। ये होगा। तो मतलब वो आशंका निर्मूल नहीं है, जो जो खास करके उस वंचित। नहीं 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 नहीं, जिन लोगों ने ये कहा उन पे एक्शन भी नहीं हुई। तू बोलते जा मैं मना करते जाऊंगा, तू बोलते जा मैं मना करते जाऊंगा।
तू करते जा मैं रोकते जाऊंगा, तू करते जा मैं रोकते जाऊंगा, तू करते जा मैं रोकने का नाटक करते जाऊंगा, यही चल रहा है। जी तो कुल मिलाकर संविधान खतरे में, मैं खुद ही बोलता हूँ। जी जी थैंक यू सो मच अशोक भाई थैंक यू। बात करने के लिए। अगले हफ्ते फिर से नए विषय के साथ। थैंक यू। पक्का पक्का पक्का।